पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन किस गति से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे, पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन, उसके बाद पढ़े टेम्परेचर, फिर तीसरा था प्रेशर, और एक चौथा फैक्टर यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, यानी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है या रेट को स्लो करता है। ठीक है, तो इन्हीं में से हम आज पढ़ेंगे किस तरह कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का, यानी एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो, रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट हो या फिर दो रिएक्टेंट हो, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे ए और के कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है या फिर दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो जिस नियम के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उस नियम को हम लोग नाम देते हैं रेट लॉ। क्या नाम देंगे? रेट लॉ। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ के अंदर। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं रेट लॉ। क्या लिखते हैं? रेट लॉ, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लिया हमने ए है। ठीक है, जैसे ही कंसंट्रेशन ए है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ ए का मान घटने लगा, है ना। अगर हम यहाँ पर T0 मान लें, यानी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर R का कंसंट्रेशन A है, उस समय प्रोडक्ट बना ही नहीं था। जैसे ही टाइम आगे बढ़ा T टाइम पर, तो A में से X कन्वर्ट हो गया P में, यानी P का कंसंट्रेशन 0 से बढ़ते हुए X हो गया। अब अगर A में X कन्वर्ट हो जाए P में, तो यहाँ का कंसंट्रेशन बच जाएगा A माइनस X। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। A का कंसंट्रेशन शुरुआत था, अब A माइनस A कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे कि रेट को दो रूप में लिख सकते हैं, अगर रिएक्टेंट के रूप में लिखें या फिर प्रोडक्ट के रूप में लिखें। रिएक्टेंट के रूप में लिखेंगे तो बोलेंगे रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस, यानी रिएक्टेंट का विलुप्त होना, यानी किस रेट में आर, ये दो चीज़ था रेट ऑफ रिएक्शन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेट किस तरह से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पर पावर समथिंग, कुछ भी हो सकता है इस कंसंट्रेशन पर पावर। अभी हमने मान लिया n पावर है। ठीक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पर पावर n, n का प्लस भी हो सकता है, +1 2 3
या फिर -1, -2, -3 इस तरह से हो सकता है। यानी कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने पर रेट का मान इंक्रीज हो सकता है और कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पर रेट का मान डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन का मान बढ़े तो रेट का मान घट सकता है। यानी रेट, ये जो n यहाँ पर दिया गया है, n का वैल्यू अगर माइनस में जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट का मान घटेगा, अगर n का वैल्यू प्लस में होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेट लॉ। चलो एक सिंपल सा रेट लॉ लिखते हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन है a + b पर, तो हम क्या लिखते, डेल्टा a बाई डेल्टा t। ठीक है, रिएक्टेंट है तो क्या लगाते, माइनस, रेट ये भी हो सकता था। और रेट क्या हो जाता, अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखते तो क्या लिखते, -डेल्टा b बाई डेल्टा t। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ हम लोग माइनस लगाते हैं। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते तो क्या लिखते, डेल्टा c बाई डेल्टा, इसके रिस्पेक्ट में भी रेट हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में भी रेट हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी। ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पिछले लेसन में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट को किस तरह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डिफाइन करते हैं। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और रेट में क्या रिलेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर m और कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर n, m और n इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि रेट इसके कंसंट्रेशन पर, इसके कंसंट्रेशन के बढ़ने पर रेट का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, B के कंसंट्रेशन के बढ़ने पर रेट का मान घट रहा है या बढ़ रहा है, यह इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट का प्रोडक्ट A इंटू B, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इस पे क्या चढ़ा हुआ है, कुछ पावर m और n, कुछ पावर m और n के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि रेट अगर लिखना होता तो रेट बराबर लिखते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते बराबर आता और एक कांस्टेंट यहाँ पर लिख लेते, इनटू a टू दी पावर m और b इंटू a पे पावर m, b पे पावर n। ठीक है, और अगर आगे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रेट, इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं k, कंसंट्रेशन a पे पावर m और कंसंट्रेशन b पे पावर n। इस k को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। तो यहां से निकल के आया रेट बराबर k इंटू a पे पावर m इंटू b पे पावर। लॉ क्या है, रेट लॉ क्या है, रेट डिफाइन करता है किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। कंसंट्रेशन पर कुछ पावर होगा और वो कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट लॉ, एक सिंपल सा इक्वेशन, उसका रेट लॉ इस तरह से। ठीक है, एक और इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 10, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10, नाइट्रोजन भी हो गया 4। ये बैलेंस इक्वेशन है। अगर यहाँ पर हम रेट लिखते तो रेट बराबर क्या लिखते, के, एक कांस्टेंट, और क्या लिखते, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का N2O5 और इसके ऊपर पावर कुछ भी, है ना, m n, ये सब एक्सपेरिमेंटल पावर होगा, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर उसका वैल्यू जो आएगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो रेट का मतलब हो गया के, यानी रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन पे पावर समथिंग। ठीक है, इस m को ऑफ रिएक्शन,
क्या नाम देंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट लॉ इस तरह से लिख सकते हैं और इसके कंसंट्रेशन पर जो पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम लोग रेट कांस्टेंट, रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। चलिए, R से गया P, ठीक है, R पे पावर N, ये हो गया आपका रेट, N क्या हो गया आपका? ऑर्डर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर रेट बराबर के R पे पावर जीरो होता, N का मान क्या हो गया? जीरो हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर रेट बराबर कुछ इस तरह से होता है के R पे पावर 1, तो हम लोग इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर रेट पर पावर हो जाता, रेट बराबर के R पे पावर 2 होता, तो हम लोग इसको नाम देते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ये हो गया रेट लॉ। तो रेट लॉ लिखना सीख गए, ऑर्डर थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर रेट बराबर के कंसंट्रेशन A पे पावर 3 और B पे पावर -1 है ना, ये ऑर्डर माइनस में हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और प्लस में हो सकता है, या तो फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर से हम ऑर्डर लिखते तो ऑर्डर बराबर क्या लिखते? 3। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन A के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर है, A के रिस्पेक्ट में तीसरा ऑर्डर है। ठीक है, अब B के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर -1 है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। रेट लॉ आज पढ़ रहे थे, रेट लॉ का आप लोग डेफिनेशन लिखिए अपने से, ऑर्डर पर आधारित जो भी सवाल आपकी किताब में है उनको बनाइए, और फिर अगर बात नहीं समझ में आई तो आप हमें बताइए, हम उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे।